नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, आज मुद्दे की बात में हमारे साथ एक ऐसी पार्टी के नेता मौजूद हैं जिसने दिल्ली में तो अपना वर्चस्व दिखाया ही दिखाया, साथ ही पंजाब में और अब जम्मू में भी यहां के लोगों के मनों को जीतने के लिए ये पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जी, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर सिंह जी की, जो आज हमारे गेस्ट हैं मुद्दे की बात में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद अजय जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप टाइम के वक्त व वक्त हमारी आवाज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बैरी गवर्नमेंट के पास पहुंचाते रहते हैं जी। तो मैं समझता हूं कि आज की मुलाकात कोई खास ही रहेगी मुलाकात। जी बिल्कुल। मुद्दे की बात में हमारा आज का जो मुद्दा है वो यही रहता है कि जो इस समय करंट क्या कुछ चल रहा है राज्य में, उसे लेकर हम बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम की अगर हम आज बात करें आपसे सबसे पहले, तो किस तरह से आप अग्निपथ स्कीम को देखते हैं? सिर्फ जम्मू ही नहीं आज जल रहा, देश के अलग अलग राज्यों में जो है इस समय हाहाकार मचा हुआ है। युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही युवा जो आर्मी में होना चाहिए, जो इस देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो सड़क पर उतरने पर मजबूर है। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है इस पर? आपने आज देखा होगा कि आज पूरे प्रोविंस में, ज़िले में और वार्ड में और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में और हमारे प्रेस क्लब के बाहर में और था में हमारा जो आज आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, इस अग्निपथ पर रहा। जो आपको पता ही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम को लॉन्च किया है यहाँ पर, और पूरा देश उबल रहा है और नौजवान उबल रहा है। अगर आप बात करें तो हमारा देश जो है वो उसकी 60% ग्रोथ है नौजवानी की। उसको मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री उनके साथ खिलवाड़ कर रही है और उनके भविष्य के साथ खेल रही है। और प्रधानमंत्री साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को कि आए दिन जो पॉलिसियाँ जो वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू की जाती हैं वो देश के हित के नहीं हैं। आप देखिए, जैसे आज हमारा प्रदर्शन, हमारे कन्वीनियर को सुबह 7 बजे डिटेन कर दिया था और उस हमारे प्रदर्शन को फ्लॉप करने का ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर यहाँ तक नीचे तक रोल प्ले किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का इशू था एक देश के हित के लिए इशू था, और आए दिन हमारी आम आदमी पार्टी देश के हित और देश के झंडे को बुलंद करने की बात पर अपने प्रदर्शन और एजिटेशन और संघर्ष करती रहेगी। और रविंदर जी, आपसे अगर हम जानने की कोशिश करें, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का शुरू से अगर हम बात करें, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, किसानों को लेकर जो फैसला, जो पंजाब में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, और अब ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी की मंशा क्या रहती है? क्योंकि बाद में जो है संशोधन जो है करने पड़ते हैं, बदलाव कुछ करने पड़ते हैं। ये इस तरह के बड़े बदलावों में हमने देखा है जो पहले भी बीजेपी के हुए हैं। क्या बीजेपी की निष्ठा पर कोई सवाल है, या वो फिर सोच विचार के पूरी जो है समझ से जो है काम नहीं करते? क्या राय है आपकी इस पर? मैं अजय जी आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की अगर बात करेंगे तो 2014 से लेकर आज तक जितने भी बीजेपी के वहाँ से सेंटर से दिल्ली से फैसले किए गए हैं और आज तक भी वो देश के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें देश की, कि देश के जो 14 के बाद जो फैसला, एक पहला फैसला लिया गया था, वो आप सिलेंडर की बात करें तो आज उसके पहले 400 रुपये से सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपये का रेट वहाँ पर मिल रहा है। वो भी आवाम को, पूरे देश के आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप करें देश में नोटबंदी का, जो उनका एक मंशूर था, देश में जो फॉरेन में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर गरीबी ख़त्म हो जाएगी, वो जो हमारे वो वहाँ पर फॉरेन में जो पैसा जो उन्होंने हाईजैक करके वहाँ पर जमा किया हुआ है वो बाहर निकलेगा। आपके सामने ही है। कहाँ पर कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी हेमा मालिनी और जो घर की कहानी में जो एक्टर थी, आज केंद्रीय मंत्री है, वो डांस करती थी वो सिर पर सिलेंडर लेकर। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उस देश की सेंटर की मंत्री से, तो आज वो कहाँ पर है? हमारे देश में आग लगी हुई है, हमारे घर के चूल्हों को आग लगी हुई है। आज हमारा मेडिसिन का रेट कहाँ पर बढ़ रहा है? तो मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमें बीजेपी पर शंका है, देश को कहीं गुलाम ना करते। ये इसी तरीके के साथ अगर जो पॉलिसी लागू करते रहेंगे तो कहीं देश के हालात
वैसे ना हो जाए जैसे हमें 1947 से पहले फिर संघर्ष करके देश को अपने बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर वैसे ही हमें आज वापस कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ाद ना कराना पड़े। और मैं समझता हूँ कि देश में बीजेपी को हटाने के लिए देश का मूड बना हुआ है। आने वाले दिनों में दिल्ली के तख्त पर देश की हुकूमत एक ऐसे स्पेशल को दिए जाएगी जो जैसे ही जो दिल्ली के मॉडल पर, और दिल्ली के मॉडल पर आपको बताना चाहता हूं कि देश को ज़रूरत है, आज एजुकेशन की ज़रूरत है, मेडिसन की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, उस पर काम करने के लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है। जी, हम बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर जो इस समय माहौल गरमाया हुआ है। आज इस बात को लेकर साफ कह दिया गया कि 1 जुलाई से जो नोटिफिकेशंस है वो जारी की जाएंगी और कोई बदलाव जो है इसको लेकर नहीं होगा। किस नज़रिए से आप देखते हैं कि युवाओं का भविष्य किस तरह से ख़तरे में है? यहाँ पर आर्मी को लेकर जो एक बड़ा, क्योंकि आर्मी किसी भी देश की जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, तो युवा जो है किस तरह से उनके भविष्य को आप समझते हैं? और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस समय जम्मू कश्मीर में भी हो रही हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? चाहे वो टारगेट किलिंग का मुद्दा भी हो या फिर आप हिंदुओं को लेकर जो माइनॉरिटी को लेकर टारगेट कहीं ना कहीं घाटी में किया जा रहा है, उसे किस नज़रिए से देखते हैं इन सब बातों पर? आपका पहला सवाल था यहाँ पर जो अग्निपथ जो स्कीम जो है पहले से लागू की जा रही है। मैं समझता हूँ कि देश में देश के नौजवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश की सरहद को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि कैसी आर्मी होगी वो 4 महीने अपनी रंगरूटी करने के बाद वो देश के जो सरहद पर काम करेगी, उसके बाद 4 साल के बाद वो कहाँ पर आकर अपने देश में, अपने देश की आर्मी में काम करने के बाद फिर आकर अपने घर पर वो क्या काम करेगी? मैं समझता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री साहब, आप बताइए 4 साल में वो देश के हित के लिए नौजवान कैसे काम करेगा? आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 4 साल की रिटायरमेंट के बाद वो देश का नौजवान कहाँ जाएगा? 17.5 साल की उम्र में भर्ती का जो उन्होंने प्रपोजल रखा है, उसके बाद 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद कि अगर जवानी में अगर नौजवान जब पढ़ता है उसकी शादी के लिए उनके घर वाले कैसे सोचेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये फ्लॉप स्कीम है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और टारगेट किलिंग की बात हम करें तो मैं समझता हूं कि देश की केंद्र सरकार विफल रही है। वहां पर जो हमारी कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, वो टारगेट किलिंग के लिए जो उन्होंने आज तक यहाँ पर आपने देखा होगा कि देश के जो जम्मू कश्मीर के हालात को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करने की बात की है। 370 को तोड़कर इंटरनेशनल लेवल का इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है और वार इंटरनेशनल मंच पर बात उठाई गई है कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि ये हमारे इनोसेंट मुलाजिम जो है उन पर जो टारगेट किलिंग की जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व दिखाया, पंजाब में भी दिखाया, लेकिन अगर मैं कहूँ जम्मू कश्मीर की जो सियासत शुरू से रही है, जो ये एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है, यहाँ की राजनीति भी और लोगों की विचारधारा भी काफ़ी अलग है। आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। आम आदमी पार्टी एक तरह से कहूँ तो डेब्यू ही कर रही है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में। किस तरह से चुनौतियाँ आप समझते हैं जम्मू कश्मीर में रहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर, और आने वाले चुनावों में आप अपने आप को, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं, क्या कहेंगे? आपने देखा है कि इन 2-3 महीने में जिससे पार्टी ने ग्रोथ की है पूरे जम्मू कश्मीर में, आए दिन ज्वाइनिंग जो हमारे पार्टी ऑफिस में और ग्राउंड में और फील्ड में की जा रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के दौरान हमारी पार्टी का जो प्रदर्शन होगा और एक बेहतर प्रदर्शन होगा, और बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ हमारी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार बनाने के लिए भी जा रही है। और उसके साथ जो चुनौती है हमारी, वो आपको पंजाब का मॉडल पर कुछ महीने सरकार से आपको दिखाई दे रहा है। किसानों के हित की बात की जा रही है, वहाँ पर डेली वेजर को
वहाँ पर रेगुलराइज किया जा रहा है और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर सीएम का ऑफिस खोला जा रहा है कि आपको चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से ही अप्लाई अपनी प्रॉब्लम को किया जाए, उसको सॉल्व किया जाएगा। आपके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में राशन का जो डिपो जो है वहाँ पर वो डोर टू डोर स्टेप में जाकर घर पर उनकी डिलीवरी देने का भी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने वहाँ पर ऑर्डर कर दिया है। तो दूसरा मॉडल पर वो जो माननीय भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर साहब सर्च कर रहे हैं, दिल्ली के मॉडल को वहाँ पर पंजाब में लागू करने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपको दिल्ली के मॉडल से एक ऐसा मॉडल भी है जो आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने एक रूल बनाया है वहाँ पर को जो छोड़ने वाला वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाने वाला होगा उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मॉडल जो पूरे देश में लागू किए जाएंगे, इन्हीं मॉडल पर ही हम जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले टाइम में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना था आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता रविंदर सिंह जी का। इन्होंने इस बात को लेकर दावा किया है कि जिस तरह से दिल्ली में, जी हाँ, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना जो है जगह बनाई है, अपना वर्चस्व दिखाया है, अपनी नीतियों को लेकर जिस तरह से वो आए हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में अगर जनता उन्हें समर्थन देती है, उन्हें वोट करती है, तो आने वाले समय में यहाँ पर भी जो बदलाव हैं वो होंगे। और जिस तरह से आप उन्नति का रास्ता देखते हैं बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ या पंजाब में, वहीं जम्मू कश्मीर में भी जो हिसाब किताब है, जो कुछ अलग स्थिति है, वो अब पैदा हो जाएगी आने वाले समय में अगर लोगों का साथ रहा तो बहरहाल ये थी आज के मुद्दे की बात रविंदर सिंह जी के साथ। ऐसी ही और मुलाकातों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।